डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट विद 2.0 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि आईसीएआर में जो वैकेंसी आई हुई है 650 के आसपास, उसका एग्जाम आपका जनवरी में 24 तारीख के बाद और फरवरी के बीच आयोजित होने वाला है। और आपको सिलेबस के विषय में जानकारी मिल ही चुकी होगी। उसमें जो है आपका सोशल साइंस से संबंधित 25 क्वेश्चन पूछे जाना है। तो आइए आज हम लोग सोशल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। तो दोस्तों इसे बिल्कुल देखना ना भूलें और इसको पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी में मापने की इकाई एलए का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों एलए एक इकाई है, उसका उपयोग किसका मापन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कपड़ा मापन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा मापन करने के लिए एलए इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क शहर में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1834 माने 1834 ईस्वी में प्रसिया में शुरू हुए जॉलबरिन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जॉलबरिन का जो अर्थ होता है वो कस्टम यूनियन कहलाता है। इसका सही आंसर आपका बी, कस्टम यूनियन। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, यूरोपियन दृष्टि से संत, देवदूत और मसीह किसका प्रतीक माने जाते हैं? तो दोस्तों यूरोपियन दृष्टि से संत, देवदूत और मसीह जो हैं वो आपका राष्ट्रों के बीच बंधुत्व का प्रतीक माने जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जंकर्स कौन होते हैं? तो दोस्तों जंकर्स जो होते हैं वो बड़े जमींदार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? जंकर्स। बड़े जमींदारों को जंकर्स कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका कॉन्स्टेंटिनोपाल की संधि। 1832 ईस्वी में यह संधि हुई थी और इसने जो है ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो आपका गठन हुआ है वो आपका हुआ है संघ के अधिनियम के माध्यम से। दोस्तों जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम का जो गठन है वो आपका संघ के एक अधिनियम के द्वारा हुआ है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शक्ति समूह ने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया? नेपोलियन को पराजित करने में किन किन राष्ट्रों का योगदान रहा? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया का, प्रूसिया का, रूस का और ब्रिटेन का। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शक्ति समूह ने नेपोलियन को पराजित किया? तो नेपोलियन को पराजित करने में ऑस्ट्रिया का, प्रूसिया का, रूस का और ब्रिटेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ है आपका स्वच्छंदतावाद का अर्थ जो है सांस्कृतिक आंदोलन कहलाता है। मतलब स्वच्छंदतावाद के अर्थ का जो महत्व है ये आपका सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले फ्रांस में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार कार्य कर रही थी? जी हाँ दोस्तों, जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी तो उससे पहले यहाँ किस प्रकार की सरकार कार्य कर रही थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजशाही। जी हाँ, पहले आपको मालूम है कि सभी जगह जो है ज़्यादातर राजशाही शासन व्यवस्था होती थी। तो फ्रांस की क्रांति भी आपकी स्वतंत्रता के लिए हुई थी, इसीलिए इससे पहले जो शासन व्यवस्था थी वो राजशाही थी। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है? दोस्तों यूरोपियन सभ्यता का पालना आपका ग्रीस को कहा जाता है। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यूरोपियन सभ्यता का पालना ग्रीस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? यूरोपियन सभ्यता का पालना ग्रीस को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू की सही राष्ट्रीयता चुने जिन्होंने अपनी पेंटिंग में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू की सही राष्ट्रीयता, माने कि जो फ्रेडरिक सोर्यू जो एक कलाकार हैं, इनकी जो पेंटिंग है जिसने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना की थी, वो पेंटिंग कहाँ की थी? तो दोस्तों ये स्विस के थे। कहाँ के थे ये? स्विस के थे। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रवाद को 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तो इसका सही का अर्थ है दोस्तों, इसका सही अर्थ है ये आपका अपने देश और इसके इतिहास और संस्कृति के प्रति प्रबल भक्ति रखना। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? सैनिक जब एक देश के प्रति अपनी वफादारी निभाता है तो वो अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ राष्ट्रवाद का अर्थ लगाया गया है।
यहाँ राष्ट्रवाद का अर्थ माना गया है कि अपने देश और इतिहास और संस्कृति के प्रति अपनी शक्ति को प्रबल बनाए रखना और भक्ति को भी प्रबल बनाए रखना। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों के साथ शब्द मिलान कीजिए। एक यूटोपियन सोसाइटी, जी हाँ दोस्तों, एक यूटोपियन सोसाइटी एक उदार राजशाही के तहत एक समाज है, एक ऐसा समाज जो कभी भी अस्तित्व में नहीं है, एक चुने हुए कुछ बुद्धिमानों के नियंत्रण में एक समाज पुरुष है, या एक संसदीय लोकतंत्र के तहत एक समाज है। तो दोस्तों इसका यूटोपियन सोसाइटी का सही अर्थ दोस्तों आपका है, सही अर्थ दोस्तों इसका देखने को मिल रहा है कि 2 और 3 सही है। दोस्तों यहाँ 2 और 3 सही है, माने एक ऐसा समाज जहाँ कभी भी अस्तित्व में नहीं है और एक चुने हुए कुछ विद्वानों के नियंत्रण में एक समाज पुरुष। जी हाँ दोस्तों, अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, जनमत संग्रह शब्द को परिभाषित करने के लिए सही परिभाषा चुनिए। जनमत संग्रह दोस्तों क्या होता है? तो देखिए जनमत संग्रह क्या होता है, जनता जब अपने किसी भी प्रतिनिधि को चुनती है तो वो जनमत संग्रह के आधार पर, मतलब जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट जिसके द्वारा केवल एक क्षेत्र की महिला सदस्यों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। जी आपका गलत। जनमत संग्रह एक प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार करने के लिए मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की महिला सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष वोट। जनमत संग्रह एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र की कुल आबादी में से केवल कुछ चुने हुए लोगों द्वारा प्रत्यक्ष वोट। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट जिसके द्वारा एक क्षेत्र के सभी नागरिकों को एक प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जनमत संग्रह क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष, किसी राष्ट्र विशेष, किसी स्थान विशेष के समस्त नागरिकों के द्वारा वोट देने की प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अर्नस्ट रेनन का मानना था कि राष्ट्रों का अस्तित्व एक आवश्यकता है क्योंकि